में ब्लीचिंग एजेंट होता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये एक सिट्रस फ्रूट है। इसमें सिट्रिक एसिड होता है। इसकी पीएच जो है वो 4 से नीचे होती है, 2 से 3 के बीच में। कोई भी चीज़ जिसकी पीएच 4 से 5 के नीचे है वो हमारे दांत की जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, जैसे हम एनेमल कहते हैं, उसे घिसती है। और अगर आपका एक बार एनेमल घिसना शुरू हो जाता है तो आपको शिकायत होती है सेंसिटिविटी की, झंझनाहट, ठंडा लगना, गर्म लगना, हवा का लगना। तो ऐसी रेमेडीज़ जो ठीक करने की बजाय और ख़राब करें, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में ना जाते हुए बेसिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रशिंग एंड वो सब आपको करना चाहिए। जी। एक किस्सा मैं आपको होम रेमेडीज़ के नाम पे सुनाना चाहूँगी। मेरे पास एक पेशेंट आते हैं और वो बहुत दर्द में थे और मुझे कहते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये दर्द आपको पहली बार हुआ है? तो वो कहते नहीं, पहले भी हुआ था। मैंने कहा तो आपने डेंटिस्ट को दिखाया? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने डेंटिस्ट को नहीं दिखाया, मैंने पेट्रोल के कुल्ले किए और जो दर्द है वो मेरी ठीक हो गई। अच्छा। तो मेरा दूसरा सवाल था कि आपके घर में पेट्रोल ख़त्म हो गया? आपको डेंटिस्ट की याद आ गई? मतलब बहुत ही हैरानी वाली बात है कि आप पेट्रोल से दांतों की दर्द सही कर रहे हैं, यहाँ पे आके डेंटिस्ट्री बिल्कुल फेल हो जाती है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि कोई पेट्रोल आपके, मतलब आजकल गाड़ियों में डालने का इतना दिक्कत है, आप मुंह में उससे कुल्ले कर रहे हैं। तो ये होम रेमेडीज़ बहुत सारे लोगों से आप सुनेंगे, लेकिन किस बंदे पे किस तरह से किस टाइम पे इसका इफ़ेक्ट है, ये एक बहुत ही आंसर करना बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा है इससे रिलेटेड कि उस वक्त जो मरीज आपके पास आए थे तो उनका ये मानना था कि उनका दांत का दर्द उस पर्टिकुलर चीज से चला गया जी। तो वाकई में क्या होगा, वो एक साइकोलॉजिकल था या एग्जैक्टली कैसे उसका दर्द गया होगा? देखिए, पेट्रोल का जो दर्द से लेना देना है, मैंने तो कभी ये चीज़ ट्राई नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है कि ऐसा क्या होता है जिससे दर्द कम हो जाती है। साइकोटिक रिलीफ हो सकता है, या पुराने ज़माने से कुछ रेमेडीज़ चली आ रही हैं वो हो सकती है, लेकिन मतलब ये चीज़ सुन के मतलब इतना अजीब लगा उस टाइम पे कि मतलब वही कि हमारी डेंटिस्ट्री फेल हो रही है। अगर लोगों को पेट्रोल के ही कुल्ले करने पड़ रहे हैं तो ब्रश क्यों करना है? मेन दिक्कत लास्ट में ये आती है कि दांत में दर्द है, दांत में दर्द है। तो हमारे पास लोग तब आते हैं जब वो सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं। ये सब पेट्रोल के कुल्ले, नींबू, बेकिंग सोडा, ये सब ट्राई करने के बाद डेंटिस्ट के पास आते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे को रिलीफ नहीं मिला। वो लेट हो जाते हैं बेसिकली हमारे तक पहुंचते पहुंचते। तो मैं ये कहूँगी कि इनिशियल स्टेजेस पे अगर वो हमारे पास आएँ, हम उन्हें अवेयर कर सकें कैसे ब्रश करना है, कितनी बार ब्रश करना है, किस तरह से करना है, क्या खाने की हैबिट्स होनी चाहिए, कैसे आप इनकी सफाई रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी नौबत नहीं आएगी कि वो ये सब चीज़ें उन्हें करनी पड़े। जी। तो जो व्यूअर्स ये शो देख रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो इन्होंने पेट्रोल वाला किस्सा बताया, प्लीज़ डू नॉट ट्राई इट इन योर होम। तो डॉक्टर साहब, ये जो ग्रोइंग स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनके दांतों की मिसअलाइनमेंट जो होती है उसके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वो जो मिसअलाइनमेंट, डेंटल टर्म्स में हम माल अलाइनमेंट इसको कहते हैं, ये हमें अवॉइड करनी है। वजह क्या है माल अलाइनमेंट की? ये हमें पेशेंट को, यानी कि बच्चे को ना बता के उसके पेरेंट्स को इस बारे में अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। माल अलाइनमेंट का क्या रीज़न है? पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि इतनी माल अलाइनमेंट के केसेस नहीं आते थे। जी, बिल्कुल। और आजकल हर दूसरा बच्चा क्राउडिंग के साथ आपको मिलेगा, या माल अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट जिसे आपने कहा, उसके साथ आपको मिलेगा। इसके लिए पेशेंट यानी कि पेरेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे का दांत जो परमानेंट, 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ सबको मालूम होगा और एक परमानेंट सेट ऑफ टीथ। जब मिल्क टीथ हमारे शेड ऑफ होते हैं यानी कि टूटते हैं, उसके नीचे हमारे परमानेंट दांत आते हैं। तो पेरेंट को यह मालूम होना चाहिए कि कौन सी एज में अप्रॉक्सीमेटली, मतलब बिल्कुल तो याद करना मुश्किल है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, ये पता होना चाहिए कि ये इसका दूध का दांत है, ये जाने वाला है या नीचे। नहीं मालूम है तो वो डेंटिस्ट से पूछ लें
कि हम क्या करें, सही टाइम पे उस दूध के दांत को निकालना, ताकि उसके नीचे जो दांत आ रहा है वो उसी की जगह पर आए, बहुत ज़रूरी है। अगर दांत हिल गया है, दांत अक्सर जो दूध का दांत है वो अपने आप हिल जाता है जब नीचे के असली जो नीचे का जो परमानेंट दांत है उसकी फोर्स लगती है, तो वो एक इंडिकेशन होती है कि नीचे से दांत आ रहा है, दूध का दांत हिल गया है, हमें वो निकालना है, अगर वो खुद नहीं निकलता है तो पेरेंट को ये मालूम होना चाहिए कि अब उसका निकालने का समय हो गया है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि पेरेंट्स इतने अवेयर होते थे कि वो हर एक दांत का मतलब बच्चे को समय देते, हाँ चेक करते थे, बच्चे को समय देते थे। आजकल इतना बिजी शेड्यूल हो गया है पेरेंट्स का कि वो समय नहीं दे पाते हैं किसी तरह से, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूध का दांत अगर हिल गया है, खुद हिला है या बच्चा मान लो गिर गया है और वो टूट गया है, तो उसे हम निकालें ताकि नीचे का परमानेंट दांत अपनी ही जगह पर आए, आगे आए ना पीछे आए। और इन केस अगर ये हो जाता है कि आप डिले हो गए हैं उस दांत को निकालने के लिए और मान लिया कि नीचे का दांत परमानेंट दांत आगे पीछे आ रहा है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें किस एज पे, अगर हमें उसको ब्रेसेस जिन्हें कहते हैं तारें लगवानी हैं, तो किस एज पे हमें वो तारें लगवानी है। मेरे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे भी आते हैं, 30 साल की 40 साल की लेडीज़ आपके पास आएंगी और वो कहेंगी कि हमें ब्रेसेस लगवाने हैं। एक पेशेंट मेरे पास ऐसी आई, एक न्यू ब्राइड थी, वो कहती है कि मुझे ब्रेसेस लगवाने हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे दांत एस्थेटिक यानी कि प्लीजिंग नहीं लगते हैं। मेरा पहला जवाब उनको ये था कि इन दांतों पे ब्रेसेस लगाना बिल्कुल एक गलत एडवाइस होगी, क्योंकि 30 से 40 साल की उम्र में आपकी जो ग्रोथ स्पर्ट्स, जो ग्रोइंग स्टेज है वो ख़त्म हो चुकी होती है। उस टाइम पर आप दांतों को इतना हिला डुला नहीं सकते हैं, तो ग्रोइंग स्टेज पर आप ब्रेसेस लगवाएं। अगर ज़रूरत है कोशिश करें कि आप में इतनी अवेयरनेस हो कि आप उस नौबत तक आए ही ना कि आपको ब्रेसेस लगवाने पड़े। जी। तो जैसे कि एक जब आप बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा था। आपने कहा था कि जो दांत होता है, दूध का दांत, जब वो टूटता है तब टूटता है जब आपका जो न्यू दांत है वो आ रहा होता है जी। तो उसका एग्जैक्ट पेरेंट्स किस तरह से आइडिया लगाएंगे? कोई एज होती है या किस तरह से? जी, हर एक दूध के दांत के टूटने की एक पर्टिकुलर एज होती है जी, जो हमें भी याद रखना बहुत मुश्किल है। बट अगर पेरेंट को ये लग रहा है कि नेचुरल इंडिकेशन है कि दांत लूज हो गया है, बच्चा अगर गिरा नहीं है, गिरने से दांत लूज हो सकता है, लेकिन अगर बच्चा गिरा नहीं है और उसका दांत लूज हो रहा है, तो ये पेरेंट के लिए क्लियर इंडिकेशन होती है कि वो ये चेक करें कि नीचे का दांत कहीं आगे पीछे तो नहीं आ गया, क्या वो दांत लूज हुए बहुत टाइम तो नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो तुरंत वो डेंटिस्ट के पास जाएं और उनसे सलाह लें कि इसके आगे हमें क्या करना है। मतलब आपका कहना है कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स। यस, अवेयरनेस ऑफ पेरेंट। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे दांतों की मिस अलाइनमेंट के बारे में, तो लोगों में ऐसी मान्यता है कि अगर हम वायरिंग करवाते हैं तो लॉन्ग रन में कुछ विजन पे अफेक्ट पड़ता है। जी, ये मिथ है और मैंने ये बहुत बार सुना है जी, कि हमने दांत निकलवाया, डेंटिस्ट ने बहुत ज़ोर से खींचा जी, और हमारी नज़र पे असर पड़ा। हमने ब्रेसेस लगवाए, हमारी नज़र पे असर पड़ा। मुझे तो इस मिथ का मतलब कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है कि किस तरह से दांत कभी भी ज़ोर से नहीं निकलता है। दांत को निकालने के लिए टेक्निक होती है, ज़ोर हल्का सा विद टेक्निक। और जो ब्रेसेस हमारे लगाए जाते हैं उसमें भी लोग कहते हैं कि जब हमने ब्रेसेस में वायर टाइट करवाई, यानी कि वो वायर चेंजिंग होता है, बेसिकली हाई ग्रेड वायर पर डालते हैं आपको हर सिटिंग के बाद, वो जब हमने करवाया तो हमारे विजन में प्रॉब्लम आ गई जी। ये कम्प्लीटली एक मिथ है, ये पॉसिबल नहीं है कि इससे आपका नज़र पे किसी भी तरह से इफ़ेक्ट पड़े जी। तो डॉक्टर अनुजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे हेल्थ केयर शो में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतना इन्फॉर्मेटरी लेसन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा हेल्थ केयर शो, स्पॉन्सर्ड बाय IQwing एडु इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ओनली ऑन जागो हिमाचल 365 TV। डर के नहीं, डट के।